जय हिंद साथियों। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मस्त हैं। मैं एसआर कछावा पॉलिटी के इस एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इनसे पहले हमने संविधान के भाग 1 के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी और भाग 1 से संबंधित जितने भी डाउट थे, जितने भी जो बातें थी, संवैधानिक प्रावधान थे, उनके संदर्भ में चर्चा की। संविधान के आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 4 के जो संवैधानिक प्रावधान थे उनके संदर्भ में चर्चा की। और कल वाले सेशन में उसी भाग 1 में हमने राज्यों के पुनर्गठन को पढ़ा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। भारत का एकीकरण जो था, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, किन किन कमेटियों का गठन हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों को लेकर क्या क्या विवाद हुए, और वर्तमान में जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जहां तक हमने चर्चा की थी, ये कब कब बने हैं, इनके सन को लेकर भी हमने इनके संदर्भ में विस्तार से, और जो बाहरी जो पुर्तगाल और फ्रांस के अधिकृत जो क्षेत्र थे उनका भारत में एकीकरण, उनका विलय कैसे हुआ, इनके संदर्भ में भी हमने एक 3 जो सेशन इस टॉपिक से या इस भाग 1 से संबंधित लिए हैं, उन तीनों में हमने विस्तार से चर्चा की। आज नए जोश, नई उमंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से इस टॉपिक, यह जो टॉपिक है वो आपको एकदम क्लियर, एकदम समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है आपके नागरिकता, सिटीजनशिप। और ये जो नागरिकता का जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान संविधान के आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक इस नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान है। तो इस 5 से 11 तक नागरिकता के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। नागरिकता को लेकर भारत में कौन कौन से संशोधन हुए, और 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन विधेयक भारत की संसद में जो सबसे ज्यादा विवादित रहा है, आर्टिकल आपके जो संशोधन विधेयक 1955 का जो संशोधन विधेयक है, उनमें क्या संवैधानिक प्रावधान है, और 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बहुत ज्यादा विवाद में रहा, बहुत ज्यादा इनके खिलाफ आंदोलन हुए, इस एक्ट के खिलाफ, इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, इनको लेकर क्यों विवाद हुआ, इनके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे भारत में नागरिकता जो संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार लोगों को नागरिकता दी गई, और नागरिकता का जो ये भाग है, इसको लेकर क्या क्या राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां 1947 में आई थी, चाहे पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें। और नागरिकता को लेकर वर्तमान में नागरिकता ग्रहण करने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान संशोधनों के माध्यम से किए गए, इनके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी इस टॉपिक की एक एक चीज को हम जिस प्रकार संविधान के भाग 1 में हमने क्लियर किए, उन सारे जो फैक्ट थे उनको, उसी प्रकार हम भाग 2 को भी, 2 के संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी संविधान के भाग 2 की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आपको साथ में नोट इन चीज़ों को करना है और एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना है, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आपके नागरिकता, सिटीजनशिप। तो टॉपिक का क्या नाम है? आपके नागरिकता, नागरिकता। सिटीजनशिप। अब बात करें नागरिकता के संदर्भ में, तो सबसे पहली बात यही है, इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 2 में इसका क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। और बात करें अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो इस भाग 2 में जो आर्टिकल 4 तक हमने पढ़े ही है पिछले सेशन में, 5 से लगाकर 11 तक जो है वो इस भाग में आर्टिकल हैं, 5 से 11, जो इस नागरिकता के संदर्भ में क्या करते हैं, संवैधानिक प्रावधान करते हैं। तो दोनों प्रश्न आपको पता होने चाहिए कि संविधान का भाग तो कौन सा है, आपके 2,
और संविधान में किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, तो 5 से लगाकर 11 तक संविधान के जो आर्टिकल हैं उनके संदर्भ में प्रावधान किए गए, नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान किए गए। तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस नागरिकता को लेकर वो ये है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार की नागरिकता को स्वीकार किया है। बात करें पूरे विश्व में तो 2 प्रकार की नागरिकता, एक सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता और दूसरी तरफ होती है आपके दोहरी नागरिकता। तो भारत ने किस कंसेप्ट को अपनाया? भारत ने जो नागरिकता को अपनाया वो नागरिकता का जो कंसेप्ट था, जो प्रकार था, वो था आपके एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। और ये जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, यह हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? यह हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान में भी किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ब्रिटेन के संविधान से ही हमने इस एकल नागरिकता के प्रावधान को भारतीय संविधान में क्या क्या है ग्रहण किया है। वही हम बात करते हैं दूसरी ओर कि दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है। तो ये भी एक बेसिक पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि दोहरी नागरिकता जो है वो है आपके अमेरिका में। दोहरी नागरिकता को जो संवैधानिक जो प्रावधान जिस देश का संविधान करता है वो अमेरिका है। अमेरिका में एक नागरिकता जो आपके देश की नागरिकता है, राष्ट्र या देश की नागरिकता, और एक नागरिकता होती है प्रांत की या फिर नागरिकता होती है राज्य की। ये 2 प्रकार की नागरिकता है। इसलिए तो भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली को जब हम पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि भारत में एकात्मकता और संघात्मकता का क्या है, समन्वय है। जब एकात्मकता के संदर्भ में हम जब चर्चा करते हैं उस समय हम कहते हैं कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। इसलिए भारतीय संविधान में ये जो सिंगल सिटीजनशिप है वो किसका लक्षण है? एकात्मकता का क्या है लक्षण? एकल नागरिकता एकात्मकता का लक्षण है। अब जो अगला बिंदु है वो ये है कि हमने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया? क्यों ना हम अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर भारत में दोहरी नागरिकता को अपनाते? क्या दोहरी नागरिकता जैसी जो अवधारणा है, क्या भारत में इसको अप्लाई करते तो अच्छा होता? क्या सही रहता? क्या इस प्रकार की अवधारणा को अपनाना अच्छा रहता, या एकल नागरिकता की अवधारणा को जो हमने अपनाया वो सही है? भारत में दोहरी नागरिकता यदि अपनाते तो इस देश की एकता और अखंडता को नुकसान होता। इस देश की एकता व अखंडता क्या रहे? अक्षुण्ण रहे। इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके मन में राज्य का भाव आए ही नहीं। इस देश में रहने वाले लोगों के मन में यह भाव आए कि मैं भारत का नागरिक, उसके पास केवल एक ही प्रकार की नागरिकता हो। यह भाव आए ही नहीं उसके मन में कि मैं राजस्थान का नागरिक, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक, मैं आंध्र प्रदेश का नागरिक। क्योंकि भारत के सामने पहले से चुनौती थी। भारत विविधताओं से घिरा हुआ था। भाषाई विविधता यहाँ थी, क्षेत्रवाद यहाँ था, भाषावाद था, धर्म को लेकर यहाँ विविधताएं थी। तो लोगों के मन में ऐसा भाव ही नहीं आए, भाषा का भाव नहीं आए, अपने राज्य का भाव ही नहीं आए, जिससे इस देश की अखंडता बची रही, जिससे इस देश की एकता बची रही, और ये दोनों क्या रहे? अक्षुण्ण रहे। इसलिए हमने एकल नागरिकता, भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने एकल नागरिकता के कंसेप्ट को अपनाया। इसलिए तो हम कहते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव है भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो जो है। तो एकात्मकता, एकल नागरिकता को अपनाने का कारण क्या था? क्या केस था जिसके कारण हमने एकल नागरिकता को अपनाया? तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के तो ये बेसिक जो जानकारी है इस नागरिकता के संदर्भ में, इस संविधान के भाग 2 के संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान है, कहां से ली ये हमने नागरिकता वाले प्रोविजन, और किस प्रकार की भारत में नागरिकता है, और भारत ने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसके संदर्भ में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि नागरिक कहेंगे किसे, नागरिक की क्या परिभाषा है।
और नागरिकता किसे कहेंगे, इन दोनों के संदर्भ में हम एक बेसिक, एक शाब्दिक अर्थ को, इनकी परिभाषा को हम समझेंगे। तो अगली जो आपके स्लाइड है, इसमें हम इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो नागरिक क्या है, नागरिक किसे कहेंगे, नागरिक का क्या अर्थ है? तो नागरिक का सीधा अर्थ है जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में रह रहा है, किसी देश में रह रहा है और उस देश के प्रति उनकी क्या हो, निष्ठा हो। जैसे हम भारत में निवास करते हैं और हम नागरिक हैं यहाँ के, तो हम इस देश के प्रति क्या रख रहे हैं, निष्ठा रख रहे हैं। इस देश के प्रति हमारा सम्मान है, इस देश के जो प्रतीक है उनके प्रति हमारा सम्मान है, इस देश के जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रति हमारा सम्मान है। तो नागरिक किसे कहेंगे? ऐसा नहीं कि आप इस देश के विरुद्ध जा रहे हैं, इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, इस देश के प्रतीकों का असम्मान कर रहे हैं, इस देश की जो संस्थाएं हैं संवैधानिक उनका असम्मान कर रहे हैं, तो क्या आप इस देश के नागरिक हो जाएंगे? नहीं, आपकी इस नागरिकता को छीना जा सकता है यदि आपकी निष्ठा इस देश के प्रति नहीं है। तो नागरिक होने की पहली शर्त यही है कि वह व्यक्ति जो किसी भूभाग में रह रहा है, जो किसी देश में रह रहा है, और उस देश के प्रति उस व्यक्ति की क्या हो, निष्ठा हो। ये तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश के प्रति क्या रखें, निष्ठा रखें। और इस देश के प्रति निष्ठा रखते हुए इस देश से जो संरक्षण का क्या हो, हकदार हो। इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश का जो संविधान है, उस व्यक्ति का क्या करे, संरक्षण करे। उस व्यक्ति को राजनीतिक, उस व्यक्ति को सामाजिक क्या दे, अधिकार प्रदान करे। तो ये एक देश की ड्यूटी है, ये एक संघ की ड्यूटी है। तो दोनों का रोल यहाँ पे है। नागरिक हम किसे कहेंगे? तो सीधा सा आपको डेफिनेशन के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति नागरिक किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो किसी देश के प्रति निष्ठा रखता हो, किसी देश के प्रति निष्ठा रखता हो तथा वह उस देश में संरक्षण का हकदार हो। वह उस देश में किसका हकदार हो? संरक्षण का क्या हो, हकदार हो। तो ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान होने चाहिए कि पहला जो कर्तव्य है वो हमारा है कि हम देश के प्रति क्या रखें, निष्ठा रखें। और संरक्षण के हम क्या हैं, हकदार हैं। हमारे पास जो है आपके राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, राजनीतिक अधिकार। और इस देश के प्रति निष्ठा रखने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते संघ का यह कर्तव्य होगा कि संघ चाहे बाहरी आक्रमण हो, चाहे युद्ध हो, या इस देश में अशांति हो, या इस देश में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, उससे हमारी क्या करे, सुरक्षा करे। उससे हमें क्या मिले, संघ का, इस देश का क्या मिले, संरक्षण मिले। ऐसा नहीं कि ये देश हमें आपके ऐसे ही छोड़ दे। तो इस देश का भी कर्तव्य है, जिस देश में हम निवास करते हैं, हमारे प्रति, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम देश के प्रति अपनी निष्ठा रखें। दोनों का जब संतुलन होगा तो दोनों का संतुलन ही एक सच्चे नागरिक की क्या है, परिभाषा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसकी परिभाषा के संदर्भ में याद रखना है। सीधी सी परिभाषा है, वह व्यक्ति जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और उस देश में संरक्षण का क्या हो, हकदार। अब नागरिकता क्या है? ये तो एक नागरिक की परिभाषा है, सिटीजन की क्या है, परिभाषा है। तो नागरिकता की भी सीधी सी परिभाषा है आपके। अब दूसरा जो शब्द है वो है नागरिकता। नागरिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी देश में संबंध, किसी व्यक्ति या किसी देश में
संबंध जो है, उनके बीच में जो संबंध है वो क्या है? आपके नागरिकता। जैसे हम भारत के सब क्या है? नागरिक है। मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा और इस देश के साथ मेरा क्या है? संबंध है। चाहे इस देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे मेरा क्या है? संबंध है। उन फंडामेंटल राइट्स के प्रयोग का मैं क्या हूं? हकदार हूं। वो फंडामेंटल राइट्स जो है उनका मैं क्या कर सकता हूं? प्रयोग कर सकता हूं। देश के संबंध का क्या मतलब? इस देश के भाग 4 क में वर्णित जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उस मौलिक कर्तव्यों का पालन करना मेरा क्या है? कर्तव्य है। ये एक देश के साथ मेरा क्या हुआ? संबंध हुआ। और जो व्यक्ति नागरिक नहीं है इस देश का, विदेशी है, क्या विदेशियों का संबंध हमारे फंडामेंटल राइट से है? क्या विदेशियों का संबंध हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से है क्या? और क्या नागरिकता क्या और क्या उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देश और एक व्यक्ति के बीच में संबंध ही नागरिकता है। हम वैश्विक मताधिकार, वोट देने के अधिकार, मतदान के अधिकार जो आर्टिकल 326 में वर्णित हैं, जो हमारा एक राजनीतिक अधिकार है, इनके माध्यम से हम निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। चाहे एमपी का निर्वाचन हो, चाहे एमएलए का निर्वाचन हो, और वो सारे एमपी और एमएलए हमारे प्रति क्या होते हैं? जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्या ये इस देश से हमारा संबंध नहीं है? क्या इस प्रकार के संबंध अन्य जो विदेशी रह रहे हैं, अन्य जो शरणार्थी यहाँ भारत में रह रहे हैं, या अन्य जो अप्रवासी, जो गैर प्रवास जिनका है वो रह रहे हैं, क्या ऐसा संबंध उनके साथ देश का है क्या? नहीं है। तो नागरिकता की क्या परिभाषा है कि एक व्यक्ति और देश के साथ के बीच में जो संबंध है, उन्हीं संबंधों को हम क्या कहेंगे? नागरिकता। तो ये दूसरा बिंदु है। इसके संदर्भ में भी नागरिक और नागरिकता, इन दोनों की डेफिनेशन जो है, इन दोनों की जो परिभाषा है और जो सामान्य जानकारी हमने पीछे जो पढ़ी है पिछली स्लाइड में, इन दोनों के संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का डाउट आज के बाद नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे और संविधान का जो आर्टिकल 5 है, जो नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता है, उनके संदर्भ में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 के संदर्भ में। अनुच्छेद 5 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इनसे पहले आप एक छोटी सी चीज को और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद 5 पे हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस भारत में निवासी कौन कौन है। इस भारत में निवास करने वाले जो लोग हैं, पूरे इस आपके चाहे वो राज्य क्षेत्रों में रह रहे हैं, भारत में वर्तमान में 28 राज्य क्षेत्र उनमें रह रहे हैं, या किसी यूटी में वो निवास कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में निवास कर रहे हैं, इन निवास करने वाले सारे व्यक्तियों को हम कितनी श्रेणियों में रख सकते हैं? भारत में निवास करने वाले जो सारे व्यक्ति हैं, उनको हम किन किन श्रेणियों में रखते हैं, इनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निवासियों की। तो इस भारत में निवास करते हैं नागरिक, और इसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। नागरिक जिनका जन्म भारत में हुआ है, या जिनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या जिन्होंने आवेदन करके इस देश की नागरिकता को प्राप्त किया है, वो सारे नागरिक, और वो राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है, सामाजिक धार्मिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों का क्या करता है? प्रयोग करता है। उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? नागरिक। जो अपने संघ के प्रति, देश के प्रति क्या रखता है? निष्ठा रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? नागरिक। और दूसरा जो निवासी है भारत में, वो है आपके विदेशी। कौन है आपके? विदेशी। विदेशी जो व्यापार करने के उद्देश्य से, जो डिग्री, भारत में जो शिक्षण संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, वहां पे डिग्री करने के उद्देश्य से, यहाँ बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो यहाँ लगी हुई हैं, बाहर की जो व्यापारिक कंपनियां हैं, उन कंपनियों के संचालन हेतु जो विदेशी यहाँ पर्यटन के लिए, जो एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबी अवधि के लिए यहाँ आते हैं, जो वीजा लेकर भारत में आते हैं, और वो विदेशी जो व्यक्ति हैं, वो आपके दूसरे प्रकार के भारत में क्या है? निवासी।
और तीसरा जो निवासी हम कहेंगे भारत में कौन निवास करते हैं, तो तीसरा जो प्रकार है वो है आपके शरणार्थी। अब विदेशी भी आपके या तो विदेशी मित्र राष्ट्र के हो सकते हैं, जैसे बात करें रूस के संदर्भ में, तो रूस के जो नागरिक हैं, रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, मित्रवत हैं, इसलिए मित्र राष्ट्र के। और विदेशी शत्रु राष्ट्र के भी हो सकते हैं, जैसे पाक और जो बांग्लादेश के संदर्भ में बात करें तो ये शत्रु राष्ट्र के विदेशी हैं। तो इन दोनों प्रकार के विदेशी वीजा लेकर भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं, भारत में रह रहे हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। ये दूसरे प्रकार के भारत में क्या है, निवेशी, चाहे वह राज्य क्षेत्र में रहे या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेशों में। तीसरा जो प्रकार है वो है आपके शरणार्थी। शरणार्थी, शरणार्थियों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के शरणार्थी, एक शरणार्थी जो है आपके स्थायी और एक शरणार्थी है आपके अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। स्थायी शरणार्थी, जो शरणार्थियों के लिए कैंप लगे भारत में, कि जो किसी अन्य देश में महामारी या अन्य देश से उनको खदेड़ दिया जाता है या उनको टारगेट किया जाता है, तो वह शरणार्थी उस देश की शासन व्यवस्था से परेशान होकर, उस देश की कानून व्यवस्था से परेशान होकर या किसी विशेष समुदाय दल से परेशान होकर जब वो दूसरे देश से क्या मांगते हैं, शरण मांगते हैं। और भारत तो बहुत बड़ा शरणार्थी है, जो अन्य देशों को क्या देता है, शरण देता है। हम बात करें नागरिकता के संदर्भ में, हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है वो अन्य देशों के भांति हम तुलना करें, अन्य देशों से तुलना करें तो बहुत ही क्या है, लचीले हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है वो है नागरिकता को लेकर। और प्रारंभ में तो बहुत लचीले थे, लेकिन वर्तमान में काफी इसमें सुधार किया, काफी जटिल प्रक्रिया इनकी बनाई। नागरिकता को प्राप्त करने को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो देश है, इनके संदर्भ में विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख भी भारत की संसद ने इसके संदर्भ में किया। स्थायी निवास, वे शरणार्थी जो स्थायी रूप से भारत में आके रहने लग गए और धीरे धीरे यहाँ रहते उन्होंने यहाँ की क्या कर ली, नागरिकता प्राप्त कर ली। जैसे आपके तिब्बत क्षेत्र से दलाई लामा जो थे, तिब्बत क्षेत्र से क्या है, दलाई लामा। ये जो लोग हैं ये भारत में आए, भारत से इन्होंने क्या मांगी, शरण मांगी, और भारत ने इनको शरण दी। और वर्तमान में बात करें तो ये सारे जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान क्षेत्र है धर्मशाला, जहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, आप सबको पता है क्रिकेट का। तो ये क्या है, ये शरणार्थी थे। आपको पता है श्रीलंका से लीटे जो एक लोगों का एक समूह था वो भारत में आया, और इसी समूह के विवाद के कारण आपके इस देश के प्रधानमंत्री को खोना पड़ा, राजीव गांधी को। ये लीटे विवाद भी, ये भी क्या था, शरणार्थी थे। आपके लीटे जो कहाँ, किस देश से संबंधित हैं, श्रीलंका से संबंधित हैं। तो ये भी क्या है, शरणार्थी। और वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो बांग्लादेश से आने वाले जो रोहिंग्या हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में जो अपना आधिपत्य करके बैठे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो बैठे हैं रोहिंग्या, ये भी इस देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो रोहिंग्या है, ये जो प्रवासी हैं जो भारत में आए बांग्लादेश को छोड़कर, इन रोहिंग्या जो 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये काफी विवादित रहा है। आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो संसद में है वो, तो ये भी क्या है, शरणार्थी। तो ये तीसरा जो है आपके भारत में, तीसरे ये जो आपके इकाई हैं या तीसरे ये आपके प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो भारत में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और अस्थायी, कुछ समय के लिए किसी बाहरी देश के प्रवासियों को भारत में रहने की अनुमति मिलती है, और उसके बाद केंद्र सरकार एक निश्चित अवधि के बाद में उनको वापस जाने का क्या देती है, आदेश देती है। इस प्रकार ये तीसरा प्रकार है। और चौथा है आपके अवैध प्रवासी। और बात करें 2019 वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके संदर्भ में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है, इस 2019 में इसको भी टारगेट किया गया है। जो अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं, जो समुद्री मार्ग से
या भारत के बॉर्डर से जिनका कोई आवेदन नहीं है। अवैध प्रवासी का मतलब क्या है? आवेदन नहीं है, जिनका आवेदन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट उनके गवर्नमेंट के पास नहीं है, कोई सरकार की योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल रहा है, या इस देश में उन्होंने नागरिकता के आवेदन किए ही नहीं, उस व्यक्तियों से ये संघ, ये भारत का संविधान, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 ये पूछना चाहता है कि इस देश में, इस संघ में रहने का आपका क्या उद्देश्य है। तो वे लोग जो अवैध प्रवासी कहे जाएंगे, ये 4 प्रकार के व्यक्ति, ये 4 प्रकार के निवासी भारत में क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो सबसे आपको बेसिक अर्थ में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हैं आपके नागरिक, उसके बाद में है आपके विदेशी जो वीजा लेकर यहाँ रह रहे हैं, या तो एजुकेशन, या फिर वो व्यापार कर रहे हैं, या अपनी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, ये दूसरा है। तीसरा है शरणार्थी। शरणार्थी अस्थायी भी होता है और स्थायी भी होता है, इन दोनों के संदर्भ में आपको याद रखना है। और कुछ शरणार्थी भारत में आए भी हैं। और चौथा जो है वो है अवैध प्रवासी। 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के संदर्भ में प्रावधान था कि इस देश का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और न ही अपने देश की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया है, तो इस देश में रहने का आपका क्या उद्देश्य है? क्या इस देश की एकता व अखंडता को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? इस प्रकार और इस 2019 वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इसके संदर्भ में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे क्यों विरोध हुआ और इस 2019 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इनके क्या संवैधानिक प्रावधान है, इनके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 5 को पढ़ने से पहले हमने इन सब के संदर्भ में जो आके निवासी भारत में निवास करते हैं उनके संदर्भ में क्या की है, चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो क्या हेडिंग है आपके? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। अब सबसे पहला प्रश्न यही है कि अनुच्छेद 5 के जो परिवर्तन की जो तारीख है वो है आपके 26 नवंबर 1949। जब हम संविधान के लागू होने की बात करते हैं तो हम 2 तिथियां पढ़ते हैं, एक जो आंशिक रूप से लागू हुआ और आंशिक रूप से लागू होने की तारीख जो प्रस्तावना में वर्णित है 26 नवंबर 1949, और आंशिक रूप से जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन कुल 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया, लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ और कुल कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया? 16 अनुच्छेदों को क्या किया गया, लागू किया गया। उन 16 अनुच्छेदों की लिस्ट को जब हम देखते हैं, वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से, उनके संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो ये एक श्रृंखला नागरिकता वाले जो अनुच्छेद हैं, नागरिकता वाले जो संवैधानिक प्रावधान है, वो लिस्ट हमारे सामने आती है। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान का आर्टिकल 5 लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के आर्टिकल 6 लागू हुआ जो नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता है। संविधान का आर्टिकल 7 लागू हुआ। संविधान का आर्टिकल जो नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता 8 और संविधान का आर्टिकल 9 लागू हुआ। ये सारे जो आर्टिकल हैं वो 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान आंशिक रूप से क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुए थे, लागू हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ये जो आर्टिकल 5 के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनके लागू होने की तारीख क्या है? तो इनके लागू होने की तारीख है 26 नवंबर 1949। अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल 5 के संदर्भ में क्या ये संवैधानिक प्रावधान करता है, वर्तमान में क्या इनकी महत्ता है या नहीं, या फिर इस आर्टिकल को संविधान के प्रारंभ में ही इनको बनाया गया। तो इस आर्टिकल की हेडिंग यही है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देश को आजादी मिल गई 1947 में, देश का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बन गए। लेकिन इस देश के प्रारंभ में जिस समय देश का संविधान लागू हुआ आपके 26 जनवरी 1915 को, तो संविधान लागू होने की तारीख से, संविधान लागू होने की तारीख से 26 जनवरी 1950 को जो इस देश में जो जितने भी निवासी थे उनको नागरिकता किस प्रकार मिली, उसके संदर्भ में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।
तो आर्टिकल जो 5 है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संदर्भ में क्या करता है, उल्लेख करता है। और प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई वो किस आधार पर दी गई? प्रारंभ में नागरिकता दी गई अधिवास के आधार पर। और इस अधिवास का मतलब है वह व्यक्ति जिसका इस देश में क्या हो, स्थायी निवास, और इस देश में रहने की क्या हो, इच्छा हो। इस देश में निवास करने की जिस व्यक्ति की इच्छा है और वह व्यक्ति इस देश में क्या कर रहा है, स्थायी निवास कर रहा है, उस आदिवासी व्यक्ति को इस देश में नागरिकता दी गई। संविधान के आर्टिकल 5 के तहत प्रारंभ में नागरिकता किस प्रकार मिली है, ये कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है? संविधान का आर्टिकल 5 प्रावधान करता है। और इस संविधान के आर्टिकल 5 में 3 प्रकार के जो प्रावधान है उनके संदर्भ में आपको चर्चा। क्या भाई देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, तो संविधान क्या कह रहा है? संविधान का भाग 2 और आर्टिकल 5 क्या कह रहा है कि इस देश में नागरिक कौन होंगे। और जब इस आर्टिकल 5 के तहत व्यक्तियों को नागरिकता दी गई तो लगभग इस भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग, यूटी में रहने वाले लोग, उन सबको क्या मिल गई? नागरिकता। हमें भी इस नागरिकता इस आर्टिकल 5 के तहत ही मिली। हमारे जो पूर्वज थे उनको नागरिकता इसी आर्टिकल के तहत मिली। और इस 5 में क्या प्रावधान थे? तो 3 ऐसे अधिकार दिए, 3 ऐसे प्रावधान किए। तीनों में से यदि किसी एक भी शर्त को कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है तो संविधान के प्रारंभ में उनको क्या दे दी गई? नागरिकता दे दी गई। ये मैं 1915 की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950। तो वह 3 प्रावधान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड में भी एक क्वेश्चन आ रखा है संविधान के आर्टिकल 5 को लेकर। तो 5 में कितने बिंदु हैं? 3। और 5 की हेडिंग क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। और डेट याद रखनी है 26 जनवरी 1950। तो सबसे पहला जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो, जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया हो, तो संविधान के प्रारंभ में उसको क्या दे दी गई? नागरिकता दे दी गई। तो ये तो एक सरल प्रक्रिया है। जो व्यक्ति भारत में जन्मा उस व्यक्ति को क्या दे दी गई? भारत की नागरिकता। ये सबसे पहला प्रावधान। और लगभग सारे जो व्यक्ति उस समय जो थे उनको इसी प्रोविजन के तहत क्या मिली? नागरिकता मिली। उनका जन्म इस देश में हुआ, इस भारत में हुआ, इसलिए उनको क्या मिल गई? भारत की नागरिकता। और यही संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान करने वाला ये जो आर्टिकल 5 है, ये क्या कहता है कि यदि इस शर्त को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, या दूसरा क्या है, इस आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन कौन सा है? आपका जन्म भले ही भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन दूसरा जो प्रावधान है वो क्या कहता है कि यदि आपके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, जिस समय आपका जन्म हुआ है आप कहीं बाहर कहीं गए, और बाहर भ्रमण के दौरान या बाहर कहीं गए, वहां पे आपका यदि जन्म होता है, किसी अन्य देश में आपका जन्म हो रहा है, तो जन्म भूमि ये नहीं है, बाहर हुआ हमारा जन्म, लेकिन आपके माता या पिता में किसी एक के भी यदि डॉक्यूमेंट, यदि आपके माता या पिता में से किसी एक के पास भी यदि इस देश की नागरिकता, इस भारत की नागरिकता है, तो आपको इस दूसरे आधार जो आर्टिकल 5 जिसका वर्णन करता है, इस आधार पर भी आपको भारत की क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये दूसरा आधार था आर्टिकल 5 में जो संवैधानिक प्रावधान करता है। और तीसरा और लास्ट आधार क्या था? संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार नागरिकता दी गई? आपका जन्म भी भारत में नहीं हुआ है, इस दूसरी शर्त को भी आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके माता या पिता में से भी किसी एक का जन्म भारत में नहीं हुआ है, और तीसरा जो नागरिकता प्रदान करने का सोर्स उस समय था वो क्या था? तीसरा सोर्स जो आर्टिकल 5 में वर्णित है वो ये है
कि संविधान लागू होने की तारीख से, संविधान लागू होने की तारीख से की तारीख से 5 वर्ष पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 5 वर्ष पहले से आप भारत में निवास कर रहे, आप भारत में निवास कर रहे, आप भारत में निवास कर रहे। संविधान लागू हुआ 1915 को। कोई व्यक्ति जो यूएसए से या किसी भी देश से, विश्व के किसी भी देश से, जो 1945 को इस भारत संघ में, इस भारत राष्ट्र में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके पास उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया, वो केवल यहाँ पे क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। तो संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1915 को, उस व्यक्ति को भी क्या दे दी गई, नागरिकता दे दी गई, जो 5 वर्ष तक भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। तो ये 3 आधार हैं जो संविधान के प्रारंभ में, इन 3 आधारों पर इस राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले, इस देश की यूटी में निवास करने वाले, या इस देश के किसी भी क्षेत्र में, जियोग्राफिकल एरिया में निवास करने वाले जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को क्या दे दी गई, नागरिकता दे दी गई। तो ये प्रारंभिक प्रावधान थे। और प्रारंभिक प्रावधानों में 3 प्रकार के प्रावधान आपको मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान के आर्टिकल 5 में याद रखने हैं। या तो आपका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ, तो आप इस देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, इस देश की नागरिक आप हो गए हो ऑटोमेटिक। या आपका जन्म भारत में नहीं हुआ हो, लेकिन आपके माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म यदि भारत में हुआ, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा प्रावधान था, आपका जन्म भी भारत में नहीं हुआ हो, आपके माता या पिता में से भी किसी एक के पास भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन आप किसी भी देश से, इस देश का संविधान लागू होने की तारीख से 5 वर्ष पहले यदि संघ में, इस राष्ट्र में रह रहे हैं लगातार, तो आपको भी इस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह संवैधानिक प्रावधान किया था आपके भारतीय संविधान ने। और संविधान के प्रारंभ में सभी व्यक्ति जो थे उनको क्या प्रदान कर दी गई, नागरिकता प्रदान कर दी गई। क्या इन तीनों आधारों पर इस देश में रहने वाले सभी जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, जो निवासी थे, उनको नागरिकता मिल गई? नहीं मिली। लेकिन अधिकांश तो लोगों को इन तीनों बेसिस पर ये तीनों जो आधार थे, इन पे नागरिकता मिल गई। और बचे जो व्यक्ति थे, जो निवासी थे, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर आप सबको पता है 1947 में ये भी एक राष्ट्र निर्माण में चुनौती थी। जो व्यक्ति भारत को छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से जो भारत आ रहे, आप सबको पता है लाखों लोग जो इस विभाजन के दौरान मारे गए, धर्म के आधार पर मारे गए, उन लोगों को कैसे नागरिकता दी? जो पाकिस्तान से भारत आए और जो भारत से पाकिस्तान गए, उनके संदर्भ में क्या संवैधानिक प्रावधान थे? इन सभी के संदर्भ में हम कल वाले सेशन में आर्टिकल 6 और 7 को पढ़ते हुए इनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने इस नागरिकता के सामान्य परिचय को हमने पढ़ा है और केवल एक ही आर्टिकल पे हमने विस्तार से चर्चा की, और वह आर्टिकल है आपके 5। और 5 संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान करता है। और क्वेश्चन आ भी रखा है, आप सबको ध्यान रखना है। आरपीएससी जो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 5 की हेडिंग आते ही इनके संदर्भ में तीनों प्रावधान आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इस नागरिकता के संदर्भ में आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप इस चैनल से जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम एक एक बिंदु पर हम इसके संदर्भ में भारतीय संविधान के जो भी प्रोविजन, जो प्रावधान आपके, चाहे आरपीएससी के द्वारा आयोजित कोई एग्जाम हो या सेंटर के कोई एग्जाम हो, उन सब को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपकी जो आशा और आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतरेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।